हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 17 करेंगे जिसमें है प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं। तो परावर्तन में किरणें क्या करती थी, पूरी तरीके से टकरा करके भी वापस लौट जाती थी। जैसे कोई ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से टकराने के बाद किरणें पुनः वापस लौट जाया करती थी, तो उसे प्रकाश का हम लोग परावर्तन कहते थे। यहाँ पर किरणें किसी पृष्ठ से टकराने के बाद वह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। और जब भी प्रवेश करेंगी तिरछा प्रवेश करेंगी। तिरछा प्रवेश करेंगी या तो अभिलंब की तरफ झुकेंगी या अभिलंब से दूर जाएंगी। ये घटना कैसे होगी, आइए इसको आगे देखते हैं। पहले अपवर्तन को समझते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण इस माध्यम से आ रही है और हमेशा तिरछा आएंगी। किरणें कभी अभिलंबवत नहीं, तिरछा आती प्रवेश करती हैं और वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती हैं। ये क्या है, अविलंब है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि किरणें इस माध्यम में आई। मान लीजिए यहाँ पर वायु माध्यम है और ये माध्यम यहाँ पर जल माध्यम है, ठीक है। ये दो माध्यम है। तो पहले माध्यम से जब किरण चली और दूसरे माध्यम जब किरण प्रवेश की तो अभिलंब की तरफ झुक गई, अर्थात इसको बोलते हैं विरल माध्यम और इसको बोलते हैं सघन माध्यम। हवा के कण दूर दूर होते हैं तो इसलिए विरल, और जल के कण पास पास होते हैं इसलिए इसको सघन बोला गया। तो प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। इसी का उल्टा है, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो विचलित होने का मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। और तो विचलन होना उसको बोलते हैं, या मुड़ जाना बोलते हैं, या तिरछा प्रवेश करती है। और सघन विरल, सघन उसे कहते हैं जो जिसके सापेक्ष है उसके सापेक्ष उसका कण क्या हो, ज़्यादा हो। वायु के सापेक्ष जल का कण क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसको सघन बोला गया, इसको विरल बोला गया, ठीक है। तो जब सघन में किरण आएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी और सघन से चल करके जब विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर दो फिगर बने हुए हैं, इन दोनों फिगरों से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से भी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, वायु माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तथा जब सघन माध्यम से, कांच माध्यम है ये वायु माध्यम है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे परिभाषित दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये जो परिभाषा आपको इसमें लिखा गया है, ऐसे परिभाषित आप कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर परिभाषित करने का जो तरीका है वो ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तथा जब कांच माध्यम से अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण, और जब वह विचलित हो जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं उसको, ठीक। और ये किरण इधर जा रही थी तो अभिलंब की तरफ झुक गई, तो ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण, ठीक। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। अभिलंब इस पे डाला गया है, वही यहाँ पर भी है। ये अभिलंब से दूर हट गई है, इसका अपवर्तन कोण यहाँ से यहाँ हो जाएगा। किरण यहाँ आ रही थी, अपवर्तन किरण यहाँ चली गई तो यह इसका कोण आर हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। कभी भी इसमें जो होता है, इनके आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं,
क्योंकि किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की तरफ झुकती हैं या अभिलंब से दूर हटती हैं, तो इसलिए इनके आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके कुछ परिभाषाएं हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, वे नियम देख लेते हैं। पहला अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे वैसे यहाँ पर भी तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है इसका द्वितीय नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण R की ज्या साइन का अनुपात नियत होता है, अर्थात नियतांक बराबर साइन I बटा साइन R। ठीक है, ये दोनों का अनुपात होता है और जो क्या होते हैं, नियत होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम ये है कि जो दोनों कोण होते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, दोनों आपस में अनुपात जो होता है, इनका आपसी अनुपात यह नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आइए उनको देख लेते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो प्रथम माध्यम वायु या कांच अर्थात सघन या विरल से चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी पहला माध्यम चाहे वो वायु हो या कांच हो, उसको ये बोल सकते हैं। प्रथम माध्यम को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे ये जो माध्यम है इसे हम वायु बोलें, या इसको हम कोई, या तो प्रथम माध्यम को हम वायु बोल सकते हैं या जल भी ले सकते हैं। जो हमारे पास जैसा भी माध्यम होगा इसी को हम विरल या सघन भी बोल सकते हैं। प्रथम माध्यम कुछ भी ले सकते हैं, जो भी होगा तो पहले माध्यम में जो किरण आएगी, चाहे वो विरल बोला जाए या सघन बोला जाए, जल वायु कांच कुछ भी, तो प्रथम माध्यम कांच वायु अर्थात सघन या विरल से चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो प्रथम माध्यम में जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण दूसरा है, अपवर्तित किरण। द्वितीय माध्यम सघन या विरल। अब द्वितीय माध्यम सघन या विरल चाहे जो हो, ठीक है, सघन या विरल, चाहे वो वायु हो या कांच हो या जल हो, ये भी कुछ माध्यम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस समय कौन सा माध्यम क्या है। तो सघन या विरल हो, तो जब द्वितीय माध्यम में प्रकाश की किरणें चलने वाली को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। पृथककारी पृष्ठ यानी जहाँ से किरणों को मोड़ देता है। तो ये पृष्ठ, यहाँ पर कोई दूसरा माध्यम है, अगर ये जल है तो ये वायु होगा, या यह अगर वायु है तो ये क्या होगा, जल होगा। तो अगर इस पहले माध्यम में आई तो दूसरे माध्यम के पहले पृष्ठ पर टकराती है, ऊपर टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जहाँ से विचलित हो जाती है वही बिंदु है, जहाँ टकराती है वही पृष्ठ क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है अभिलंब। आपतन बिंदु तथा पृथककारी पृष्ठ की लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है और पृथककारी पृष्ठ पूरा है, इसी पर जो अभिलंबवत रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वह कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अभिलंब हुआ और यह अपवर्तित किरण है तो इसके बीच बना कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। या तो किरण इधर आए या तो किरण दूर जाएगी तब भी वह अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, नोट इसमें कुछ लिखा गया है, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता है, अर्थात कोण I नॉट इज इक्वल टू कोण R। ये दोनों कोण कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि किरण जिस
दिशा से आती है वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, कभी अभिलंब की तरफ झुक जाती है तो कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे यह जाती नहीं है, ठीक है। वो कभी एंगल से कम हो जाती है, कभी एंगल से ज़्यादा हो जाती है। जब अभिलंब की तरफ झुकेगी तो उसका कोण कम हो जाएगा, जब अभिलंब से दूर जाएगी तो उसका कोण ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसके आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। सघन माध्यम किसे कहते हैं? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। अगर यहाँ पर किरण क्या करती है, जिधर से आती है अब आपतित किरण और दूसरे पृष्ठ के तल से टकराने के बाद वह झुक जाती है तो ऐसा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का वो कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम मानते हैं उसको, ठीक है। यानी दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब ये अभिलंब से दूर हट जाना, अगर यहाँ पर जल है एक वायु में आ रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी जब किरण, तो उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं, आइए अपवर्तन के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। पहला है, अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, अगर ये वायु माध्यम है और यहाँ पर जल माध्यम है, प्रकाश की किरण आती है तो हम यहाँ पर ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो मुड़ जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपवर्तन होना, तो किरणों का अपवर्तन हो गया। अब इसमें अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी है तो अपने जैसी जो स्थिति है वास्तविक स्थिति से वह थोड़ा उभरी हुई मोटी दिखाई देगी और वह हमें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। ऐसा किसके कारण होता है? किरणों के अपवर्तन के कारण होता है। रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न परतों का सघन घनत्व बदलाव रहता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारों का टिमटिमाना क्या है? क्योंकि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वे तारों से जो आने वाली होती हैं वे हमारी आँख तक तो आती हैं, लेकिन इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का परत है जो कभी हमारी आँखों के सामने आता है, कभी नहीं आता है, तो उसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। इसको विस्तार से आगे बताया जाएगा आपको, यहाँ पर बस इसका कुछ उदाहरण दिया गया है। चंद्रमा तारों की अपेक्षा आँख पर बड़ा कोण बनाता है, जिसके कारण चंद्रमा टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। चंद्रमा नज़दीक होता है, इसका जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं जो आती है हमारी आँखों तक, वे हमारी आँखों पर बहुत बड़ा कोण बनाती हैं, जिसलिए तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। धरातल से ऊपर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम हो जाता है तथा प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिससे फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। अच्छा, जैसे जैसे हम धरातल से पृथ्वी से ऊपर जाएंगे वहाँ पर अपवर्तनांक क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पृथ्वी के नज़दीक अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो किरणों का बार बार अपवर्तन होता रहता है, तो जिसके कारण हमें सूर्योदय व सूर्यास्त समय समय से सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता रहता है। अब इसके हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, यहाँ पर जितनी बातें हो रही हैं, ठीक है। पृथ्वी के समीप वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यह घटता जाता है। इसी कारण सूर्य, तारे तथा आकाश में उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है, ठीक है। तो यही है अपवर्तनांक की सारी घटनाएं, किरणों का इधर से उधर हो जाना यानी विचलित हो जाना ही हमें वस्तुएं अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो वैसे वायुयान भी है। जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। अब उसकी मिट्टी जो नीचे तालाब होता है ना, उस पानी थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है नीचे से। स्वच्छ जल में आप देखेंगे तो उभरा हुआ दिखाई देगा, हमें ऐसा लगेगा कि बहुत कम ऊंचा है, और वहाँ पे जब जाएंगे तो उसकी गहराई और होगी। तो ये सब प्रकाश की किरणों के कारण ही होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम और इसमें अपवर्तन पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।